हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित अगले कवि हैं महाकवि भूषण। आज हम महाकवि भूषण की कविता को पढ़ने से पूर्व भूषण का परिचय पढ़ेंगे। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 विक्रम में और मृत्यु संवत 1772 विक्रम में होना बताया जाता है। उनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। वे चिंतामणि और मतीराम के छोटे भाई थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के तिकवापुर अर्थात त्रिविक्रमपुर गांव में हुआ था। कुछ लोग भूषण उनकी उपाधि मानते हैं, पर उनके शिवराज भूषण ग्रंथ में कहा गया है, देसनि देसनि ते गुनी आवत जाचन ताही तिनमें आयो एक कवि भूषण कहिए जाही। माना जाता है कि भूषण उपाधि उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव ने प्रदान की थी। यहाँ तक कि वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य रचना की है। पन्ना नगरी के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी उनका बहुत मान था और ऐसा माना जाता है कि एक बार महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। इसी कारण उन्होंने कहा है कि सिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की प्रशस्ति के रूप में कविता लिखी है और दोनों से ही इन्हें भरपूर सम्मान भी मिला है। हृदय राम सोलंकी, साहूजी, बाजीराव, जयसिंह का आश्रय भी इनको मिला था। भूषण की जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वे हैं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि। शिवराज भूषण में इनकी प्रायः सभी रचनाएं मिल जाती हैं। रीतिकाल को श्रृंगारिक युग कहा जाता है। भूषण ने उस युग के प्रभाव से हटकर रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में श्वास लेते हुए भी वीर रस की कविताएं लिखी, परंपरा पर प्रहार किया। वैसे उन्होंने श्रृंगार रस के पद भी लिखे हैं, पर उनका मन सर्वाधिक वीर रसात्मक, ओजस्वी और प्रवाहपूर्ण काव्य रचना में ही रमा है। भूषण का काव्य ओज गुण समन्वित है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। वीर रसानुकूल भाषा को अपनाकर भूषण ने अपनी क्षमता का उपयोग सजीव बिंबों के निर्माण में किया। वे रीतिबद्ध कवि थे और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि दुर्गा और सरस्वती की एक साथ साधना करने में निरत रहे। उनकी कविता जन जन का कंठहार बन गई। कुछ लोगों को उनकी कविता में सांप्रदायिकता की गंध आती है, पर यह सही नहीं है। चूँकि भूषण का जो काव्य है आधुनिक दृष्टिकोण से चाहे हम उन्हें राष्ट्रीय कवि न कहकर जातीय कवि कह दें, किंतु उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उनकी कविता राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ही मानी जाएगी। भूषण के काव्य की जो राष्ट्रीयता है उसको जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीयता से हमारा तात्पर्य क्या है। राष्ट्रीयता से तात्पर्य यह है कि संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए किए गए विविध कार्य। उन्हें राष्ट्र कवि न मानने का जो कारण है वह है कि आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का संदर्भ बदल गया है, किंतु मध्य युग में हिंदू धर्म की व्यापकता के कारण हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। वर्तमान युग में राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में आए परिवर्तन और राष्ट्रीयता के क्षेत्र के पर्याप्त विस्तार के कारण
नवीन दृष्टिकोण से हम राष्ट्रीयता के अर्थ को व्यापक रूप में देखते हैं, लेकिन यदि तत्कालीन दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूषण निश्चय ही राष्ट्रीय धारा के कवि थे। उस युग में उन्होंने हिंदुत्व के प्रमुख सचेतकों महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल के यश का भरपूर वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामूहिक कल्याण को आवश्यक मानते हुए विदेशी शासन के भार से मुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। अतः यह स्पष्ट है कि मध्य युग की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुसार हम भूषण को राष्ट्रीयता से युक्त मानते हैं। कविवर भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को मुख्य स्थान दिया है। इस रस के सहायक रसों के रूप में उन्होंने भयानक और रौद्र रस का प्रयोग किया है। उनके काव्य में वीर रस के सभी अंग प्राप्त होते हैं। उसका उत्साह स्थायी भाव उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त रहा है। हिंदी में वीर काव्य की रचना करने वाले कवियों में उनका स्थान निश्चय ही महत्वपूर्ण है, अक्षुण्ण है। और महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल से संबंधित साहित्य की रचना करने वाले लेखकों में भी उनका स्थान सर्वोपरि है। वे उदार वृत्ति के थे और मानवीय गुणों का सम्मान करते थे। अपने पिता को कैद करने वाले औरंगजेब को उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उसने पवित्र मर्यादा का उल्लंघन करके ऐसा काम किया है मानो मक्का में आग लगा दी हो। किबुले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां ताको कैद कीनो मानो मक्के आग लाई है। कला पक्ष की दृष्टि से भी भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। उनकी भाषा में ओज गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है और वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य की रचना दोहा, कवित्त, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। अलंकारों का प्रयोग करते समय उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि से भी भूषण का काव्य सफल है। इनकी काव्य शक्ति के विषय में कविवर वियोगी हरि की वीर सत्सई से दो दोहों को उपस्थित कर सकते हैं। शिवा सुजस सरसिज सुरस मधुकर मत अनन्य रस भूषण भूषण सुकवि भूषण भूषण धन्य किन्हो इंद्र को वज्र कै प्रलय कृसानु अमंद किन्हो रुद्र रणचंड चखु कवि भूषण को छंद। भूषण की रचनाओं में रस संचार की दृष्टि से शिवा बावनी और छत्रसाल दशक का अधिक महत्व है। यद्यपि नामों के अनुसार पहले काव्य में 52 छंद और दूसरे में 10 छंद होने चाहिए, किंतु इस समय जो प्रतियां प्राप्त है उनमें इस संख्या से अधिक ही छंद हमें प्राप्त होते हैं। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को इतनी सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि यह काव्य हृदय की प्रेरणा से न होकर अलंकार की प्रतिभा दिखाने के लिए किया गया है। अलंकार ग्रंथ है, इसलिए इसमें काव्य सौंदर्य उतना नहीं है जितना अन्य रचनाओं में है, क्योंकि इनमें भावों का उचित प्रवाह हमें नहीं मिलता। समग्रतः इसमें कोई संदेह नहीं कि भूषण भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक कवि हैं। भूषण की वाणी आज भी देश की सुप्त चेतना को जगाने में सक्षम है। उनकी ओजपूर्ण वाणी और छंदों को पढ़ने के बाद हमारे मन में आज भी उसी तरह उत्साह का संचार होता है जिस तरह मध्य युग में हुआ होगा।